राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे बेहद दिलचस्प रहे हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति को जबरदस्त बहुमत मिला है। कांग्रेस की अगुवाई वाली महाविकास अघाड़ी चुनाव में बेहद पिछड़ी। दूसरी तरफ झारखंड में इंडिया गठबंधन को जबरदस्त सफलता मिली। झारखंड में इंडिया गठबंधन का दोबारा सत्ता में आना तय हो चुका है। अब इन चुनावों का देश और प्रदेश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। क्या अभी भी कांग्रेस ईवीएम पर सवाल खड़े करेगी, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं चुनाव परिणाम के बाद अलग अलग नेताओं की राय क्या है। तो नेताओं की प्रतिक्रिया हम आपको सुनाएंगे, क्योंकि अब प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है। लेकिन जिस तरह से चुनाव परिणाम आए, दो राज्यों के चुनाव परिणाम, ये अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। इसके अलावा कई प्रदेश ऐसे थे जहां पर उपचुनाव भी हुए, विधानसभा के भी, कुछ लोकसभा की भी सीटें थीं जहां के भी अब चुनाव परिणाम लगभग सामने आ चुके हैं। तो कमोबेश तस्वीर यह है कि एक राज्य महाराष्ट्र, जहां पर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि लैंडस्लाइड विक्ट्री भारतीय जनता पार्टी की, और दूसरा राज्य झारखंड, जहां पर एक बेहतर स्थिति में आप कहेंगे कि इंडिया गठबंधन 57 सीटों पर, चूंकि वहां जो आंकड़ा है वो अभी तक दिखा रहा है, और वहां पर भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिली है। लेकिन अब इसके बाद जो रिएक्शंस हैं वो क्या कुछ हैं, आपको सुनवाते हैं। तो प्रतिक्रियाओं के दौर आ रहे हैं, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये प्रतिक्रियाएं सुनाएं, और अब से थोड़ी देर के बाद हम आपको ये सुनवाएंगे भी कि किस तरीके से जो नेता हैं इन चुनाव परिणामों के बाद क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन चुनाव परिणामों का जो असर है वो हरियाणा में किस तरीके से होगा, हरियाणा की राजनीति में इसका जो असर है वो आने वाले समय में कैसे देखने को मिलेगा। एक प्रश्न जो कि लगातार आप देख रहे हैं कि राजनीतिक तौर पर बार बार उठ रहा है, और वो ईवीएम का है। क्या उसके भी प्रश्न अब इन चुनाव परिणामों के बाद और उठते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ नेता कह रहे हैं चुनाव परिणामों के बाद, एक बार इसको सुनिए। वो सरकार के द्वारा किए गए विकास के कार्य, भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के संगठन के द्वारा की गई अथक मेहनत और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रति जनता में विश्वसनीयता ने मिलकर भाजपा गठबंधन के पक्ष में एक विश्वास उत्पन्न किया है। और महाराष्ट्र की राजनीति ने एक और चीज पर पटाक्षेप कर दिया है। वो क्या था, हम लोग एक शब्द प्रयोग करते हैं, विचार परिवार। और महाराष्ट्र का चुनाव जो था वो इस बात की जंग थी कि विचार की विरासत को जन समर्थन मिलेगा या परिवार की विरासत को। और साफ साफ तरीके से महाराष्ट्र की जनता ने विचार की विरासत के पक्ष में आशीर्वाद दिया है, और जो लोग परिवार की विरासत को विचार से बड़ी मानते थे उनको खारिज किया। झारखंड को लेकर अभी तक के जो रुझान हैं वो हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है। हम अंतिम परिणाम आने के बाद प्रतिक्रिया देंगे, परंतु अभी तक जो रुझान दिख रहे हैं, यदि मान लीजिए यही नतीजों में तब्दील होते हैं तो सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूंगा विपक्ष से, ईवीएम ठीक काम कर रही है कि नहीं। होता है कि कैसे इतना डिफरेंस आ गया। जो भी सर्वेज चल रहे थे सब कांटे की टक्कर बता रहे थे। जो भी सर्वेज हो रहे थे उसमें महाविकास अघाड़ी को बढ़त दे रहे थे, बात सब बता रहे थे एज है। एक कांटे की टक्कर इस तरीके से हो जाना कहीं ना कहीं थोड़ा आश्चर्यजनक भी है, सवालों के घेरे में भी आता है, और मन में मैं एक सेंस ऑफ सरप्राइज है कि जो हम जनता के बीच में देख रहे थे, महिलाओं के साथ देख रहे थे, पुरुषों के साथ देख रहे थे, आक्रोश जो था, 1500 रुपए मिलने के बाद भी वो महिलाएं बता रही थी कि हम पे एहसान नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से प्रचार कर रहे हैं। और उसके बाद ये इस तरीके के आउटकम आना, आई वुड से हमें कुछ टाइम लगेगा फॉर इट टू सिंक इन। अगर आप जैसे बार बार मन में एक शंका होती है कि जो पहली बार नहीं उठ रहा है, बार बार उठता जा रहा है, कि क्या ईवीएम पे भी व्यापक चर्चा होनी चाहिए, स्टेक होल्डर से बात करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन उसको सीधे सीधे खारिज कर देता है, रादर देन विनिंग ओवर द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल। कितनी महाराष्ट्र में कितनी जगहों पर मैं गई थी जहां पे वहां पे लोग आकर हमसे कहते थे वोट तो हम आपको देंगे ही, पर आप ईवीएम पर ध्यान दीजिएगा। सबने हमसे यही आकर कहते थे। तो ये क्योंकि इतना चेंज आया है फ्रॉम लोकसभा टू महाराष्ट्र का ये विधानसभा चुनाव, हैरान करने वाला है। और इस पे मैं मानती हूँ कि इवन फॉर मी मेंटली इट्स क्वाइट अनएक्सेप्टेबल कि इतना हमने आक्रोश देखकर भी वोट में कन्वर्ट नहीं हुआ, इस तरीके के नतीजे आए हैं। एक प्रश्न चिन्ह उठाता है कि क्या ये सही मायने में फ्री एंड फेयर इलेक्शन।
तो चलिए, अब चुनाव परिणाम तो लगभग एक तरीके से आप कह सकते हैं कि साफ हो चुके हैं। एक प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी यानी कि गठबंधन के साथ सब जो अपनी सरकार है महायुति बना रही है, तो दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि इंडिया अलायंस झारखंड में अपनी सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। लेकिन इन सब के बीच में अब जो बातें कही जा रही हैं या जो सवाल उठ रहे हैं उसको कैसे देखा जाए, जिस पर चर्चा करते हैं। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय करवाते हैं। प्रियदर्शनी सिंह जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रियदर्शनी सिंह जी, स्वागत है आपका चर्चा में। संदीप चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। संदीप चौधरी जी, आपका भी स्वागत। और केसी मलकानिया जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। केसी मलकानिया जी, आपका भी स्वागत है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ें ताकि उनके पक्ष को भी हम लोग और बेहतर तरीके से समझें। प्रियदर्शनी जी, आपके साथ ही शुरुआत करूंगा चर्चा की, चूंकि महाराष्ट्र के नतीजे तो जो हम लोग देख रहे हैं, एक तरीके की लैंडस्लाइड विक्ट्री आप लोगों ने वहां पर हासिल की है। कैसे इसको आप देखते हैं? क्योंकि एक प्रदेश के अंदर आपकी लैंडस्लाइड विक्ट्री होती है तो दूसरे प्रदेश में हम लोग ये भी देखते हैं झारखंड में कि वहां पर आपकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि वहां पर इंडिया अलायंस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। अब इन परिणामों को आप किस नजरिए से देखते हैं और क्या कहेंगे? आपको सादर प्रणाम और इंडिया न्यूज के सारे दर्शकों को भी मेरा सादर प्रणाम। देखिए, हम इन लोगों की तरह नहीं है, यूपीए की तरह नहीं है कि हार गए तो खट्टी मट्ठी और जीत गए तो सब मीठी मीठी। ऐसे नहीं होता है। हमें हार को भी उसी तरीके से स्वीकार करना चाहिए। और जिस तरीके का प्रचंड बहुमत हमें महाराष्ट्र में मिला है, मुझे नहीं मालूम कि इन लोगों को क्यों नहीं अंडर करंट दिखता है। यही अंडर करंट हरियाणा में भी था, यही अंडर करंट जो था पिछले साल 3 प्रदेशों में चुनाव हुए थे, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, वहां पे भी था। और अंडर करंट महाराष्ट्र में भी था। देखिए, इनको समझने की बहुत जरूरत है कि फेसबुक और सोशल मीडिया जो है वो वोट कन्वर्जन नहीं होता। ये इनको लगता है कि जो कार्यकर्ता है वो फेसबुक से ही अपना वोट कास्ट कर देगा। ऐसा नहीं होता। कार्यकर्ता जमीन पे मिलता है। और यही बात हम लोग हमेशा सदैव बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का संगठन अपने आप में एक बहुत ही मजबूत संगठन है। और ऐसे ही हमें विश्व की सबसे बड़ी पार्टी नहीं कहा जाता है। जैसे ही इनके रिजल्ट इनके अनुकूल नहीं होते हैं, ये ईवीएम पे सवाल उठा देते हैं। अपनी आलोचना, अपना आकलन ये करना भूल जाते हैं। आकलन इसलिए करना भूल जाते हैं कि इनको समझ ही नहीं आता, इनको ये समझ ही नहीं आता कि जनता के मन में क्या चल रहा है। अभी मैं प्रियंका चतुर्वेदी जी की बात सुन रही थी। प्रियंका चतुर्वेदी जी ये बोल रही थी कि हमने तो जनता से जाके बात की, 1500 रुपए लेने के बाद भी सरकार दे रही थी, उसके बाद भी महिलाएं ने बोला जी वोट तो हम आपको देंगे। तो वोट आपको क्यों देंगे? क्यों देंगे? जब सरकार आपको सारी सुविधाएं दे रही है, जो वादे हमने किए वो हमने पूरे किए, तो वोट हमें ही देगी ना। जिसने जो वादे पूरे किए, जो हमारे मैनिफेस्टो ये संकल्प पत्र में था, उसको हमने पूरा किया है। इन्होंने हिमाचल में जो वादे किए वो पूरे नहीं किए। 1.5 साल हो गया है इनकी सरकार को, 1.5 साल जी। 1.5 साल में इन्होंने वादा किया था कि महिलाओं को 1500 रुपए उनके बैंक अकाउंट में डालेंगे। क्या इन्होंने डाले? नहीं डाले। कर्नाटका में किसानों का हाल कैसा है यह सबको मालूम है। किसान आत्महत्या करने पे मजबूर हो गया है। तेलंगाना में भी यही हाल है। तो इनको ये समझने की जरूरत है कि इनको जनता के वादों लेकिन प्रियदर्शनी जी, उनका ये कहना है कि भाई देखिए, आप लोग या तो तंत्र का इस्तेमाल कर लेते हैं या फिर आप ईवीएम को ऐसा सेट कर लेते हैं कि कुछ राज्य आप अपने पास रख लेते हैं, कुछ छोड़ देते हैं कि चलिए ठीक है, झारखंड आप ले लीजिए, महाराष्ट्र हम ले लेते हैं, कर्नाटका आप ले लीजिए, हरियाणा हम ले लेते हैं। राजनीति में आप बताइए, क्या ऐसा होता है कि तेरी भी चुप नहीं? ईवीएम कश्मीर में नहीं खराब हुआ। जब हरियाणा के चुनाव हुए थे तब उसी समय जम्मू और कश्मीर का भी रिजल्ट आया था। ईवीएम वहां नहीं खराब हुआ। ईवीएम झारखंड में नहीं खराब हुआ, महाराष्ट्र में खराब हो गया, हरियाणा में खराब हो जाता है। तो देखिए, ये हिपोक्रेटिक इनका मापदंड है। इन बातों को अब इन्होंने खुद भी सीरियसली लेना बंद कर दिया है। उदय भान जी तो दो दिन पहले ही स्टेटमेंट है प्रियदर्शनी जी उदय भान जी का, वो तो बड़ा स्पष्ट कह रहे थे। वो तो कह रहे थे देखिए, महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजे अगर हमारे पक्ष में नहीं आते तब तो आप ये मान लीजिए कि ईवीएम जब तक है भारतीय जनता पार्टी जीतती रहेगी। उदय भान जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। उदय भान जी तो दीपक बाबरिया जी को भी ना इल्जाम लगा रहे हैं। अब ये सब तो हुड्डा जी, दीपक बाबरिया जी, अजय माकन और हुड्डा साहब, ये जो 4 नाम है जो कि मठाधीश बने हुए थे हरियाणा के चुनावों में, मैं आपको बता दूं, ये सब एक दूसरे के ऊपर चाइनीज विस्पर कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर नाम लगा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में ये आपने देख लिया था कि किस तरीके की नाटकबाजी थी। अभी दीपक बाबरिया जी ने ये बोला कि मेरे को एक फॉरवर्ड मैसेज आया और 1.5 महीने बाद ही इनकी निंद्रा से ही जागे हैं। इनका यही काम है, ये सोते रहते हैं।
चुनाव खत्म हो जाता है, रिजल्ट भी आ जाता है, उसके बाद भी ये उसी निंद्रा में रहते हैं। दूसरी बात, इनसे ये क्यों नहीं पूछना चाहिए कि आज तक इतने दिन हो गए आपने नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया, नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया, क्या कारण है? पूरा एक विधानसभा का एक सेशन चला गया, 4 दिन पूरा चलिए घमासान प्रियदर्शनी जी, सेशन कल चूंकि हम लोग इसी पर चर्चा कर रहे थे भाई, काउंटर उसका ये दे रहे थे कि कर्नाटका में आप लोग भी 6 महीने के बाद नेता प्रतिपक्ष बना पाए थे, तो हमारे यहाँ तो अभी उतनी देर नहीं हुई है। बहरहाल ये अब उनका ये कर्नाटक नहीं है ना, ये हरियाणा है, हरियाणा की ठीक जनता है। मैं politically कोशिश बहुत कर रहा हूँ ना aware प्रियदर्शनी है। जी, इसलिए मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस का प्रवक्ता हमारे साथ जल्दी जुड़ेंगे, फिर हम उनसे भी ये प्रश्न जरूर पूछूंगा। मैं जी। संदीप जी का रुख कर रहा हूँ। जी। संदीप जी, चूंकि ये जो रिजल्ट आ रहे हैं आपने भी बड़े नजदीक से देखा होगा, एनालिसिस कर रहे होंगे, कैसे देखते हैं एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट होने के नाते ये जो परिणाम आए हैं, चाहे हम झारखंड को देखें या महाराष्ट्र को देखें या जो बाई इलेक्शंस भी हुए उत्तर प्रदेश समेत कुछ और राज्यों में, कैसे देखेंगे इसको आप? देखिए, मैं इस तरीके से देखता हूं कि सभी पार्टियों ने अपना पूरा दमखम लगाया और चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ा। जहां हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो देखिए एनडीए गठबंधन वहां पर जीत रहा है, लेकिन पार्टियां सभी मजबूत होकर के उभरी हैं। अगर आप अजीत पवार की बात करें, वो भी मजबूत होकर के वहां पे उभरे हैं। अगर आप शिंदे की बात करें तो एकनाथ शिंदे मजबूत होकर के उभरे हैं, और बीजेपी पहले से बड़ी पार्टी थी, बीजेपी भी मजबूत होकर के उभरी है। हाँ, कांग्रेस और कांग्रेस अलायंस जिसमें शरद पवार है और शिवसेना है उद्धव ठाकरे की, तो कहीं ना कहीं शिवसेना के उद्धव ठाकरे और एनसीपी के शरद पवार जरूर कमजोर पड़े हैं। उनका जो वोट बैंक था, पारंपरिक वोट बैंक था, जिसको कोर वोट बैंक कहते थे, वो कहीं ना कहीं अजीत पवार और एकनाथ शिंदे उनका लेकर के चले गए हैं। और आने वाले समय में मुझे लगता है ये विचारों की भी एक लड़ाई होती है। जो थिंकिंग थी बाला साहब ठाकरे की, वो बीजेपी के साथ मैच करती थी, इसलिए आज की तारीख में एकनाथ शिंदे मजबूत होकर के उभरे हैं। और अगर मैं शरद पवार की बात करूं तो देखिए, शरद पवार की राजनीति बीते समय की राजनीति हो चुकी है। अब ना वो अच्छे से बोल पाते हैं, वो फिजिकल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, एज उनकी काफी हो चुकी है। ऐसे में मुझे लगता है लोगों को अजीत पवार पर भरोसा हुआ और वो इस चुनाव से दिखाई देता है। यही रीजन रहा कि बीजेपी अलायंस से महाराष्ट्र में मजबूत होकर के उभरा है। नहीं, लेकिन संदीप जी, मैं दोनों चीजें जानना चाह रहा था। देखिए, एक तरफ अगर हम लोग ये देखते हैं, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से या फिर उनके प्रवक्ता से अगर पूछेंगे तो भाई वो तो अपनी बातों को रखेंगे, लेकिन आप उसका एक न्यूट्रल एनालिसिस करिए। अगर एक योजना या एक तरह की चीजें या एक चेहरा या ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा है, तो वो महाराष्ट्र में दिखता है, झारखंड में क्यों नहीं दिखता है? ये अलग अलग तरीके की जो चीजें हैं, इसका कारण क्या आप समझ पाते हैं? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने बताई। पहली बात तो ये होती है, हरियाणा का चुनाव अलग तरह का होता है, उत्तर प्रदेश का चुनाव अलग तरीके का होता है, महाराष्ट्र का अलग तरीके का है, झारखंड का अलग तरीके का है। महाराष्ट्र का जो चुनाव है, मैं ये मानता हूं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम का फैक्टर काम करता है, उसी तरीके से महाराष्ट्र के अंदर भी हिंदू मुस्लिम फैक्टर काम करता है। क्योंकि दाऊद इब्राहिम का आतंक उन्होंने देखा है, वहां पे जो बम सीरियल बम धमाके हुए थे वो उन्होंने झेले हैं। और कहीं ना कहीं जो ये एक नारा था कि बटोगे तो कटोगे, ये चीज भी वहां पर काम की है। क्योंकि हिंदू मुस्लिम का फैक्टर वहां पे काम किया है, उलेमा वाला मामला बीच में उठ के सामने आया था, तो मुझे लगता है इस वजह से जो हिंदू वोट बैंक था वो यूनाइट हुआ। और दूसरी चीज, समीकरण इनका अच्छा बना, अजीत पवार शिंदे और बीजेपी का जो समीकरण बना वो भी अच्छा बना, इस वजह से ये वहां पर मजबूत हो जाते हैं। और अगर आप झारखंड की बात करें तो देखिए, झारखंड का मामला आदिवासियों का स्टेट है और आदिवासी वहां का मुख्यमंत्री था, और वो ये मैसेज कन्वे करने में अपने लोगों में कामयाब हो गए हैं कि देखिए, एक आदिवासी को दिल्ली में बैठी सरकार बर्दाश्त नहीं करती है, और वो फिर से यहाँ किसी व्यापारी वर्ग के, जिस तरीके से आपको याद होगा रघुबर दास गुप्ता को इन्होंने वहां का मुख्यमंत्री बनाया था, तो वो ये मैसेज कन्वे करने में कामयाब हो गए कि ये हमारी जमीन है, आदिवासियों की जमीन है, पिछड़ों की जमीन है, यहाँ पर फिर से एक व्यापारी समाज से व्यक्ति आएगा और आपके ऊपर राज करेगा। तो कहीं ना कहीं ये कई चीजें थी जो हेमंत सोरेन के पक्ष में चली गई। मलकानिया साहब, आपका एनालिसिस क्या कहता है? चूंकि महाराष्ट्र झारखंड के नतीजे अब तो बिल्कुल कमोबेश स्पष्ट हैं, इसमें अब कोई परिवर्तन होने की गुंजाइश नहीं है। और दूसरा ये कि कुछ बाई इलेक्शंस को भी हम लोग देख रहे थे, इसमें उत्तर प्रदेश पर सबसे ज्यादा निगाहें लोगों की लगी हुई थी कि बड़ा दिलचस्प है कि क्योंकि वहां 27 में चुनाव भी होना है विधानसभा का, वहां पर भी 9 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई। ये क्या दर्शा रहा है? क्योंकि एक स्टेट जीतता है, दूसरा स्टेट हमको दिखता है कि इंडिया अलायंस के पास जाता है, कुछ बाई इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी और बेहतर परफॉर्मेंस कर लेती है। क्या इसका कारण आप देख पा रहे हो? उसका एनालिसिस आप कैसे करते हैं? महाराष्ट्र में लोकसभा चुनावों में भाजपा ने इतना अच्छा नहीं किया था, परंतु भाजपा की एक बात है कि भाजपा हार से सबक सीखती है और वो काम में डट जाती है।
जबकि कांग्रेस जो है वो हारने के बाद उसको स्वीकार करने के बजाय हार का ठीकरा जो है वो ईवीएम पे ठोकती है या दूसरे अल्पसंख्यकों को चल जाती है। और कांग्रेस और छोटे दल जो है, कांग्रेस ये मानकर चलती है कि हिंदू वोटर जो है वो तो पक्का है, वो कटर नहीं हो सकता है, उसको वोट डालना वो दोनों तरफ डालेगा। परंतु जो अल्पसंख्यक मुस्लिम वोट है या दूसरा वोट है उसको हम कंसोलिडेट करेंगे तो वो हमारी जीत में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। इसके साथ साथ जहां विधानसभा चुनाव होते हैं वहां ये देखा जाता है कि केंद्र में किसकी सरकार है। परंतु महाराष्ट्र में तो हम ये बात मान सकते हैं कि केंद्र में भाजपा की सरकार थी, इसलिए वहां के लोगों ने भाजपा के पक्ष में वोट दे दिए। परंतु झारखंड में जो वो ऐसा नहीं हुआ। झारखंड में आदिवासी जो लोग हैं उन्होंने मैम के पक्ष में वोट दिया, सोरेन की को जो गिरफ्तार हुआ उसका भी प्रभाव पड़ा। परंतु ये जो अल्पसंख्यक वोट है ये दूसरे भाजपा की एक नीति रही है कि जो उसके साथ दल है चाहे कितना भी छोटा दल हो उसको महत्व देते हैं। आज भी तीन पार्टियों ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अब अठावले हैं उनको साथ लेकर चलते हैं। हम देखते हैं बिहार में जो भाजपा बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी जेडीयू को, परंतु कांग्रेस में और उन दलों में ऐसा नहीं है। अब कांग्रेस जो है जो ये भंडा फोड़ती है कि ईवीएम की मशीन का कारण हुआ, तो उनको पूछिए कि जो झारखंड में जो उनको भाजपा से 2 गुना से भी ज्यादा सीटें मिली तो कैसे मिली। अब प्रियंका गांधी जो लाखों के अंतर से जीत रही तो कैसे जीत रही। तो इसलिए ये कांग्रेस को चाहिए कि ये इसको अपने जो कमियां हैं उन पर उनको देखे कि क्या कमियां रह गई हैं, और जो हार है उसको ग्रेसफुली स्वीकार करना चाहिए और उसका एनालिसिस करना चाहिए। परंतु ये नहीं करना चाहिए। तो मलकानिया साहब, आप क्या ये मानते हैं या ये अब धीरे धीरे स्टैब्लिश्ड होने लगा? क्योंकि शुरुआत में तो ये लगता था कि चलिए ठीक है, कुछ चीजें ऐसी हो रही होंगी जिस पर हो सकता है कि कोई विचार विमर्श करे पार्टी, लेकिन बार बार लगातार जब हम लोग उसी तरह की स्थितियां देखते हैं कि हार के बाद आप सिर्फ ईवीएम पर या किसी और चीजों के ऊपर ठीकरा फोड़ना शुरू कर दें, क्या आत्ममंथन करना नहीं चाहती हैं पार्टियां? इस वजह से इस तरह की स्थिति हो रही है और बीजेपी कोर्स करेक्शन बहुत जल्दी कर लेती है, इसलिए वो परिणामों में भी दिखने लग जाता है। बिल्कुल ये चाहिए। देखो हरियाणा में जो संगठन इसीलिए नहीं बना सके, आज तक संगठन नहीं बना सके क्योंकि उन्हें पता गया कि संगठन बनाएंगे, किसी को जिला अध्यक्ष बनाएंगे या मंडल का प्रधान बनाएंगे तो दूसरा गुट हो जाएगा। अब विपक्ष का नेता भी इसीलिए नहीं बना रहे कि हुड्डा को बना देते हैं तो जो शैलजा गुट है वो नाराज हो जाएगा। तो अब हुड्डा जो है, हुड्डा के साथ कच्ची एमएलए तो उन्होंने पहले ही परेड करा दी थी कि मेरे साथ कच्ची एमएलए, तो हुड्डा को नजरअंदाज भी नहीं कर सकता हाईकमान। तो इसलिए दुविधा में है। अब वो किसी को बनाएंगे, चाहे 100 करोड़ को बनाए या तो किसी और को बताएं, तो उसमें जो है हुड्डा का जो पक्ष का नेता हो उसी को बनाया जाएगा। अब शैलजा का चंद्रमोहन जी है, पर चंद्रमोहन जी विधानसभा में बोलते ही कम है, तो उसको कैसे बनाए। तो इस प्रकार की दुविधा हाईकमान में भी है। अगर हाईकमान थोड़ा सा स्ट्रांग होता तो हरियाणा और दूसरे राज्यों में हो, परंतु हाईकमान में भी एक परिवार का सत्ता है, परिवार एक परिवार चलता है, चाहे खड़गे जी। ठीक है मलकानिया साहब, लेकिन एक प्रश्न मेरा और है, उसके बाद मैं प्रियदर्शनी जी का रुख करता हूं। क्या इस बात में आपको कोई तर्क नजर आता है, क्योंकि लगातार मैं पिछले कई दिनों से इस विषय पर चर्चा कर रहा हूं, ईवीएम को लेकर के बड़े सवाल उठते हैं। जब ये प्रश्न पूछा जाता है कि भाई इसका आधार आप जरा समझा दीजिए, तो ये कहते हैं कि कुछ राज्य हमको इसलिए दे दिए जाते हैं ताकि कोई पूरी तरीके से शक ना करे। भाई चोर चोरी भी करेगा तो उसमें कुछ ऐसा करता है ना कि लोग उसके ऊपर डाउट ना करें, इसलिए राज्य कुछ ऐसे होते हैं जो हमको भी दे देते हैं और फिर अपने पास कुछ बड़े राज्य वो रख लेते हैं। क्या यह तर्क मानने योग्य है? हेलो मलकानिया जी। जी जी नहीं, अब ऐसा तो नहीं हो सकता। अब जम्मू कश्मीर में देखा दूसरे, अब मैंने कल भी कहा था कि आप कोई ना कोई ऐसी मशीन लाओ जिसको हैक करके दिखा दो। चुनाव भी आपको बुलाता है, कोर्ट आपको बुलाता है कि आप बताओ। अब ये तर्क आप दे दे, कैसे दे रहे? अब झारखंड में आपने इतनी सीटें जीत ली, अब महाराष्ट्र में आपकी शिवसेना जो शिंदे है उससे भी कम कांग्रेस के गठबंधन को सीटें मिली है। तो लाडली योजना
भाई एक बात जो मेरे चिंता का विषय है, वो जो फ्री की रेडियां हैं वो अब सब पार्टियां बांटने लग पड़ी है। उससे भाजपा भी अछूती नहीं रही है। लाडली बहना योजना का जो है वो प्रभाव दिखा है महाराष्ट्र में, तो उन्होंने दी है, उन्होंने एक किस्त एडवांस भी दे दी, तो इसका फर्क पड़ता है, जो फ्री की रेडियो का फर्क पड़ता है। परंतु पार्टी का कामकाज भी देखा जाता है और ऊपर से नेतृत्व भी दे सकता है। कौन जो पार्टी है आपके राज्य को सही